नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आज कुछ कम टॉपिक हैं, लेकिन सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक हुई है। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट होती है उसकी बैठक हुई है और उसमें 12 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ की घोषणा की गई है। तो उसको हम लोग देखेंगे। बिहार का भी एक शहर शामिल है उसमें। उसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका भी 10 वर्ष पूरा हो गया है और इस योजना की क्या उपलब्धि रही, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपसे और इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके अलावा और भी कई सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ तो यही है कि भाई टेलीग्राम के जो सीईओ थे उनको हटाया गया था और इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है दुनिया भर से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक माने जाते हैं सो कॉल्ड, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो सरकारों या अलग अलग जो प्रतिबंधित करने वाली एजेंसियां होती हैं, सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, उनके साथ मिलकर काम नहीं करता है। अगर आप व्हाट्सएप पर टाइप करेंगे किसी से बातचीत में भी सू चाहिए या सू की चर्चा कर लेंगे तो आपको सू का ऐड दिखाने लग जाता है, जूतों का ऐड दिखने लग जाता है। तो ये क्या है कि व्हाट्सएप अपने जो डेटा है वो कंपनियों के साथ में शेयर करता है, जबकि टेलीग्राम पर ऐसा नहीं है। टेलीग्राम को बड़ा ही सुरक्षित माध्यम माना जाता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद से चर्चा में आ गया है। उसके अलावा मार्क जुकरबर्ग जो हैं उन्होंने बोला कि कोविड के दौरान बाइडेन प्रशासन की तरफ से उन पर दबाव था कि आप कोरोना से जुड़े हुए न्यूज़ को फैलने से रोकिए, कोरोना से जुड़े हुए जो न्यूज़ हैं जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उसकी पहुंच को रोकिए। ये किसने बोला है? कि मार्क जुकरबर्ग ने बोला है। तो आपसे टॉपिक क्या पूछा जाएगा निबंध के लिए, आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर सकते हैं कि तकनीक के समय में या सोशल मीडिया के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस प्रकार से आपसे निबंध पूछा जा सकता है। आज का निबंध ग्रुप जो होगा उसमें मैं यही निबंध देने वाला हूं, जिसमें क्या होगा कि तकनीक के समय में यानी कि टेक्नोलॉजी के समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका टॉपिक होगा आज के निबंध का। आप भी कोशिश कर सकते हैं लिखने की। उदाहरण मैंने आपको 2 बताए हैं, कृपया करके और भी उदाहरण लीजिए। हेट स्पीच से लेकर अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए निबंध के टॉपिक से, और लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो निबंध लिखना नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पहले दिन ही सबसे बेस्ट लिख लेंगे तो कभी वो बेस्ट दिन आएगा ही नहीं, इसलिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, निबंध ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, बताइएगा मुझे अगर आपको ऐड होना तो। आंसर राइटिंग का भी ग्रुप है, GS1 अभी शुरू ही किया है, एक ही सवाल पोस्ट किया था, एक करंट का दिया है। देखिए हेडलाइन क्या है, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने एक ऑफिसर को राजा जी रिजर्व का हेड नियुक्त कर दिया है। उस ऑफिसर को जिम कॉर्बेट के ऑफिसर के पद से हटाया गया था, हेड के पद से हटाया गया था। इल्लीगल जो गिरे हुए वृक्ष होते हैं उनको बेचने के लिए और वन एरिया में कंस्ट्रक्शन को लेकर उस ऑफिसर को पद से हटाया गया था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने, पता नहीं क्या प्रेम है उनको उस ऑफिसर से, उसको फिर से नियुक्त कर दिया गया है राजा जी रिजर्व का हेड। इनको मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी तक ने बोला कि आप इसको रिकंसीडर कीजिए, मत नियुक्त कीजिए। लेकिन जब आपका कुछ ऐसा होता है, पता नहीं ऐसा क्या अच्छा काम करेंगे उस सीएम के दृष्टिकोण में, उनको फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये तो एक छोटा सा न्यूज़ हो गया। उसके अलावा राष्ट्रपति महोदया ने कल कोलकाता जो इंसिडेंट है उस पर बोला है उन्होंने, इनफ इज़ इनफ से प्रेसिडेंट एज सी रेज कोलकाता वुमेन सेफ्टी, इन्होंने बोला है। उसके बाद एक सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि मणिपुर में भी इतने विभत्स क्राइम हुए थे जहां पर एक महिला को बिना वस्त्र के घुमाया गया था मॉब के द्वारा, उसके साथ फिर अलग अलग तरीके मॉलेस्टेशन और क्या क्या नहीं हुआ। उस समय इन्होंने कुछ नहीं बोला, जो अपोजिशन की पार्टियां बोल रही हैं वो। हालांकि अभी जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, इनफ इज़ इनफ। ओके, ये वडोदरा गुजरात है जहां पर 35 से ज़्यादा लोगों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हो चुकी है बाढ़ के कारण। गुजरात की बाढ़ तो न्यूज़ तक में नहीं आती है। बाढ़ के कारण भारी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक कई सारे जगहों पर भारी बाढ़ देखी गई है। त्रिपुरा में भी भारी बाढ़ की संभावना भी बनी ही हुई है, कई सारे जगहों पर बाढ़ आ भी गई है, बहुत बड़ा एरिया है जो प्रभावित है।
बड़ोदरा गुजरात में आप देख ही रहे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जवानों के द्वारा और 35 लोग करीब में मरे हैं वहाँ पर। तो ये एक बड़ा ही दुखद सा न्यूज़ है। उसके अलावा देखिए क्या है, आज का मुख्य न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 53 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं और महिलाओं को एम्पावर किया गया है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, सरकार के वित्तीय ढांचे सभी तक पहुंच, यही होता है वित्तीय समावेशन, कि सरकार जो है वो डायरेक्ट पीपुल टू पीपुल कनेक्टिविटी हो जाए वित्त के मामलों में कम से कम। तो इसी के लिए क्रांतिकारी माना जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना को। किसको? प्रधानमंत्री जनधन योजना को। जैम 3 एक ऐसे क्रांतिकारी कदम साबित हुए हैं। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया उसके बाद से ही ये चीज़ संभव हुआ है। आपको भले ही लाख चीज़ के लिए आप सरकार का आलोचना कीजिए, लेकिन इस चीज़ के लिए खुलेआम सपोर्ट करना चाहिए और कोई उसमें लाग लपेट रखना भी नहीं चाहिए। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो या फिर डिजिटलाइजेशन हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, इन सभी के मामलों में शानदार काम किया गया है। जनधन, आधार और मोबाइल, ये 3 जो हैं, जनधन, आधार और मोबाइल। आधार तो कांग्रेस के ज़माने में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका यूज सबसे अच्छा इसी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जनधन खाता का शुरुआत कब हुआ था? 2014 में हुआ था और इसी समय हुआ था, इसलिए इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। क्या है इसका योगदान, इसको ज़रा समझेंगे और समझेंगे कि इसको क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्या है इसके पीछे की पहलू क्या है, किसको जोड़ा इसने बैंकिंग के मुख्य धारा से, उसको ज़रा हम लोग समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तकनीक के समय में, इसको लिखने की आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है मैंने आपको, प्लीज़ इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आज तो निबंध ग्रुप में दूंगा और सैटरडे को मैं बाकी सभी आंसर राइटिंग ग्रुप में यही वाला ऐसे देने वाला हूँ। तो इसको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, दोनों पक्षों को लिखिएगा, अपने सुझावों को भी दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, जनधन को ज़रा समझते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। क्या है ये योजना? 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त आ गया है। अगर आपका 30 सितंबर को पीटी होना रहता तो 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम रहता, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। पीटी एग्ज़ाम तो आपका नवंबर के बाद ही होगा, अभी तो होने वाला है नहीं। सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। 69 बीपीएससी का रिजल्ट आज कल में आ जाना चाहिए, 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, इसी सप्ताह में आ जाना चाहिए, संडे से पहले। तो 69 का भी आपका रिजल्ट आ रहा है। 70 बीपीएससी आपका नवंबर में होगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के बाद होगा। देखिए क्या है ये जनधन योजना और क्या क्या इसमें प्रावधान थे और दरअसल में क्यों इसको क्रांतिकारी माना गया। कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, वो इस पर लिखा हुआ नहीं तो उसको समझ लीजिएगा। एक चीज़ और है, आंसर राइटिंग में ऐड होना हो तो आप बताइएगा। यूपीएससी से भी यूट्यूब से भी ज्वाइन बटन के द्वारा आप इसमें ऐड हो सकते हैं। 299 का अगर आप पे करते हैं यूट्यूब के द्वारा भी, तो वहाँ पर भी आपको ज्वाइन कर दूँगा। मुझे मैसेज कीजिएगा पे करने के बाद, मैं आपको ऐड कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। देखिए आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ। भारत जब आज़ाद हुआ तो लोग जो थे वो बैंकिंग से बिल्कुल ही दूर दूर तक थे। क्यों? क्योंकि बैंकों को माना जाता था अमीर लोगों का साधन है। बैंक में गरीब लोग पैसा नहीं रखते थे, उनकी पहुंच ही नहीं थी। 2 कारणों से पहुंच नहीं थी, थोड़ा कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं हम लोग। पहला कि बैंक जो है सभी जगहों पर उपलब्ध नहीं थे। दूसरा क्या था, बैंकों में एक मानसिक प्रवृत्ति ऐसी थी अंग्रेजी राज वाली। बैंक के मालिक हो या फिर बैंक के एम्प्लॉय हो, अंग्रेजी राज वाली मानसिकता थी। आज भी आपको सरकारी बैंक में दिख जाएगा कि वो कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते, बल्कि समझते कि इन पर हम उपकार कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो उपकार की भावना कम होती है। सरकारी बैंक में अगर आप गलती से भी चले गए तो वहाँ पर वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपका काम करके आप पर उपकार कर रहे हो। वो भूल जाते हैं कि वो काम करने के लिए ही बैठे हैं, आपके उनके कस्टमर हैं, आपके द्वारा बैंक चल रहा है, ना कि उनके द्वारा। तो ये आपको दिखेगा आज भी सरकारी बैंकों में, ख़ास तौर से एसबीआई में दिखती है। भला कि अच्छी बैंक है, एसबीआई वाले नाराज़ ना हो, बस सुन लें इस चीज़ को। तो ये समस्या थी। तो 1969 में इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि भाई बैंक जो हैं सभी जगहों पर खुलना चाहिए, छोटे छोटे शहरों में खुलना चाहिए। उसके बाद आपने देखा होगा कि एसबीआई जो है वो भारत की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है। बहुत सारी सुविधाएं भी देती हैं, बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। बैंकिंग का ताज माना जाता है उसको भारत में एसबीआई। ये अलग अलग बैंकें जो हैं भारत में, उनकी संख्या को विस्तारित किया गया, जगह जगह पर उनको फैलाया गया और सभी जगहों को बैंकिंग के धारा से जोड़ने की कोशिश की गई थी।
1975 ईस्वी में इसी के दौरान 1975 ईस्वी के दौरान आरआरबी का गठन किया गया, रूरल रीजनल बैंक का गठन किया गया था। ये भी आपने पढ़ा है। तो ये क्यों किया गया था कि अमीर वर्ग का जो बैंक है वो मध्यम स्तर तक पहुंच सके, मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास जो उस समय बहुत छोटी जनसंख्या में था उस तक पहुंच सके बैंकिंग की धारा, इसी के लिए किया गया था 1969 में। फिर समय समय पर राष्ट्रीयकरण करके मिडिल क्लास जो है उसको बैंकों से जोड़ा गया था। लेकिन एक क्लास बच गया अभी भी, एक अमीर वर्ग हो गया, एक मिडिल क्लास हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया, पुअर जिसको बोलते हैं, जो समाज के सबसे निम्नतम वर्ग होते हैं। जाति में मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूँ। वो बच गए थे, वो बैंकिंग धारा से नहीं जुड़ पाए थे। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया और जनधन योजना का जो लक्ष्य था वो यही था दरअसल में कि भाई सबके पास बैंक खाते होने चाहिए। जिनके पास में आज तक बैंक खाते नहीं हैं, तो किन के पास में नहीं थे? मिडिल क्लास के घर में कोई न कोई एक सरकारी जॉब या फिर कोई प्राइवेट जॉब में भी था, तो मिडिल क्लास के घर में कुछ न कुछ बैंक खाते जरूर थे। लेकिन समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसके पास बैंक का खाता नहीं था, वो था समाज का सबसे गरीब वर्ग। उसी को प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा जोड़ा गया और समाज के सबसे गरीब तबके का बैंक खाता जो है वो खुलवाया गया, और बल्कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी गई और भी उनको ढेर सारी सुविधाएं दी गई। यानी कि ये क्या था, इसने समाज के सबसे गरीब तबके को बैंकिंग धारा से जोड़ा, राष्ट्रीयकरण ने मिडिल क्लास को जोड़ा और अमीर वर्ग तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। अब आपको पूरा पृष्ठभूमि समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जनधन का क्या है महत्व। अब जरा इसको समझते हैं कि क्या है ये। परिचय क्या है, तो प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता जरूर होना चाहिए। एक बैंक खाता तो जरूर होना चाहिए। बैंक खाता का मतलब होता है सरकार से आप जुड़ गए, सरकार आपको कुछ देना चाहेगी, डीबीटी करना चाहेगी, किसी योजना का लाभ हो तो आपको डायरेक्ट बैंक में भेज सकती है, बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे। या बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शन वगैरह करेंगे तो इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है, इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी कि सेठ साहूकार से जो आप लोन वगैरह लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो आपसे जो मर्जी वो ऋण का दर वसूलते हैं, खून तक चूस लेते हैं। ये प्रणाली थोड़ी सी कमज़ोर होगी। इनफॉर्मल बैंकिंग प्रणाली जो है वो कमज़ोर होगी और फॉर्मल बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। बैंकों से आप ऋण लेंगे, बैंक अगर 8% पर दे रही है, 7% पर दे रही है, तो वो सबको उसी रेट पर देगी, उसमें कोई भेदभाव सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है। तो ये क्या था कि फॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी का औपचारीकरण बढ़ेगा। पीएमजेडीवाई की विशेषता, इसका उद्देश्य शाखाओं और बैंकिंग संवाददाताओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। इसमें शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल किए गए थे। इस पंक्ति को ध्यान में रखें तथा खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड प्रदान किया गया था। अब ये क्या बोला है भाई, आपके पास जो एटीएम कार्ड होगा जिसको डेबिट कार्ड कहा जाता है, कुछ लोग क्रेडिट कार्ड भी रखते होंगे, हालांकि कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, नशा होता है क्रेडिट कार्ड का। डेबिट कार्ड का मतलब होता है आपके बैंक में जो खाते हैं पैसे हैं उसी का आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आप इंस्टेंट ऋण ले सकते हैं, स्वैप कर दीजिए, बाद में उसको चुका दीजिएगा। उस पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा वीज़ा कार्ड, है ना, या फिर मास्टर कार्ड ऐसे लिखा होगा। तो ये क्या है, ये विदेशी है, ये है ना, अमेरिका की कंपनियां हैं। अब यहाँ पर अगर आपने जनधन वाला होगा तो आपके ऊपर लिखा होगा रुपे कार्ड, ये लिखा होगा। तो ये मुख्य अंतर था, इसी के द्वारा दिया गया था। पीएमजेडीवाई खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके बैंक खाते में न्यूनतम राशि हो। जैसे अगर आप बाकी बैंकों में अगर पीएमजेडीवाई के तहत नहीं खुलवाया है तो एक न्यूनतम राशि की समस्या बनी रहती है, नहीं तो फाइन लग जाता है या कुछ कई सारी चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को जारी किए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। यानी कि 2018 तक क्या था कि आपने बैंक का खाता जैसे ही आपने बैंक का खाता खुलवाया, आपके 1 लाख तक के जो एक्सीडेंटल बीमा होता है, पॉलिसी जीवन होता है बीमा, वो आपका इंश्योरेंस जिसको कहते हैं, वो आपका अपने आप ही हो जाएगा। 2018 के बाद अब ये 2 लाख तक का आपका इंश्योरेंस अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं है उसके लिए। ओके, प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करती है। ओवरड्राफ्ट को मैं बताऊंगा, ओवरड्राफ्ट क्या है। व्यक्तियों को अपर्याप्त शेष होने पर भी अपने बैंक खाते से पैसे निकालने की सुविधा प्रदान करता है। ओवरड्राफ्ट का उपयोग मुख्य रूप से तत्काल अल्पकालिक व्यय को करने के लिए कवर किया जाता है। आपके बैंक में पैसा नहीं है लेकिन आप 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, यानी कि आप फिर भी निकाल सकते हैं 10,000 रुपये तक। आपके बैंक में पैसा नहीं है, आपके खाते में नहीं है, लेकिन 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हैं, बाद में आप उसको चुका सकते हैं।
प्रधानमंत्री जनधन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना ये सभी के लिए ये रामबाण साबित हुआ है। इसके अलावा अभी जो आप दुनिया भर में अब देखते हैं कि इतना सारा पेमेंट आप करते हैं, सब्जी लेते हैं तो भी करते हैं, दूध लेते हैं तो भी करते हैं, रिक्शा पर बैठते हैं तो भी 10 रुपये का पेमेंट करते हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया? उन सब के पास बैंक अकाउंट आया। आप पेमेंट जब करते हैं तो उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये तभी तो संभव हो पाया, नहीं तो आप कैश लेकर घूमते थे। अब अगर आप दिल्ली आए तो पूरा दिल्ली घूम सकते विदाउट अ सिंगल कैश, है ना। क्यों कर सकते हैं? तो क्योंकि इतना अच्छा बन गया है। सभी शहरों में का ऐसी स्थिति बन रही है। आप किसी भी शहर में जाएंगे तो वहाँ पर ये सब सुविधाएं तो दिखती ही हैं आपको। महत्व क्या है? समता मूलक विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जितना अच्छा काम इस योजना ने किया है उतना किसी और योजना ने हाल फिलहाल में तो नहीं किया है। जनधन आधार मोबाइल आर्किटेक्चर ने आम नागरिकों के खाते में सरकारी लाभ के निर्बाध अंतरण को सक्षम बनाया है। बचत को औपचारिक प्रणालियों में शामिल करना, छोटे छोटे जो गरीब लोग होते हैं उनके 1000, 2000, 4000, 5000 की भी बचत है तो उसको भी वो औपचारिक कर रख सकते हैं, यानी कि बैंक में रख सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। महिलाओं का सशक्तिकरण, अब ये आप जरूर जोड़िएगा जब भी आपसे पूछा जाए मेंस एग्जामिनेशन में। 55.5% जो जनधन खाते हैं वो महिलाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए था, महिलाओं ने खुलवाए हैं। ये क्या है? उनके वित्तीय सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है महिलाओं में। ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रति परिवार केवल एक खाते के उपलब्ध है जो अधिमानत घर की महिलाओं के लिए है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा यानी कि एक परिवार में 4 लोगों का जनधन है, उसमें जो महिला होगी ना, केवल उसी के अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा होगी, यानी कि महिला के अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी हैं तो भी आप 10,000 रुपये तक का निकासी कर सकते हैं। उपलब्धियां क्या रही हैं ये आपको वो डेटा मैं दे रहा हूं, जो डेटा आपको उपयोग करना है अपने आंसर राइटिंग में। ओके, देखिए क्या है इसमें कि मार्च 2015 में पीएमजेडीवाई से 147 मिलियन खाते खोले गए थे मार्च 2015 में। 2024 से 520 मिलियन खातों तक पहुंच गया था। मार्च 2015 में जमा संग्रहण 15,600 करोड़ रुपए था। 2024 में 2.32 ट्रिलियन रुपए हो गया है इन खातों में। आपको अंदाजा लग रहा है कितनी बड़ी जो इकोनॉमी का हिस्सा है वो पहले फॉर्मलाइजेशन से दूर था, बैंकिंग प्रणाली से दूर था। अगर ये खाते नहीं खुलवाए गए रहते तो 2.32 ट्रिलियन रुपया आज किसी और बैंक खाते में तो नहीं होता। ये ऐसे ही होता, घर के पास होता, किसी सेठ साहूकार के पास होता या कोई और माध्यम से होता, है ना। पिछले 10 वर्षों में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि दर से बढ़ा है। 2015 में औसत शेष राशि 1065 रुपये से बढ़कर 2024 में 4,476 रुपये हो गई, जो पिछले दशक में लगभग 4 गुना है। आप समझिए इसकी संवेदनशीलता, समझिए थोड़ा सा कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो देश के किसने खाता खुलवाया है। क्या अंबानी साहब ने जनधन में खुलवाए होंगे? क्या आपके भी जो मिडिल क्लास है उनके भी घर में जनधन खाते 9 के बराबर में होंगे? कुछ बच्चों ने ज़रूर खुलवा लिए होंगे, लेकिन जनधन खाते 9 के बराबर में होंगे। मैक्सिमम जो समाज के गरीब तबके थे उन्होंने खुलवाए हैं इसमें, और उन्होंने अपनी गरीबी से दिखाया कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं। कितना सारा रुपया उन्होंने देश की प्रणाली में शामिल कर दिया। बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार, जनधन दर्शक जेडीडी ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं। जुलाई 2023 तक जेडीडी ऐप पर कुल 6,01,000 गांव मैप किए गए थे। इनमें से कुल मैप किए गांव में 5,99,000 गाँवों में बैंकिंग आउटलेट, बैंक शाखा, बैंकिंग कॉर्नर, 5 किलोमीटर के दायरे में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधाएं दर्ज हैं। तो यानी कि इसके कारण से जो बैंकिंग जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो छोटे छोटे शहरी इलाकों से निकलकर छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों और कस्बों तक पहुंच रहा है। किसी के घर के आस पड़ोस से 5 किलोमीटर में बैंक होना ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी बात मानी जाती है। जनधन दर्शक ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन जो नागरिकों की शाखाएं, एटीएम, बैंकिंग संवाददाता आदि जैसे बैंकिंग टच पॉइंट का पता लगाने में मदद करता है। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐप है जिसके द्वारा आप अगल बगल के एटीएम और बैंक वगैरह को लोकेट कर सकते हैं। ओके, हालांकि गूगल मैप पर भी हो जाता है। अगर गूगल मैप पर जाएंगे, डालेंगे एटीएम नियर मी, तो आपको सारे दिखा देता है। लेकिन ये सरकार का है, अलग से ऐप बनाया गया है। ग्रामीण शहरी समानता, कुल 53.13 करोड़ खातों की उपलब्धि हासिल की, जिसमें से 55% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। 66.6% जनधन खाता ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों से हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 66.6% यानी कि लगभग में 2/3 से ज़्यादा
खाते किन क्षेत्रों के हैं, तो रूरल एरिया के हैं या सेमी रूरल एरिया के हैं या छोटे बिल्कुल कस्बे आधारित ग्रामीण इलाकों के हैं। 66.6% खाते थी। वित्तीय समावेशन जब भी पूछा जाए तो सारे डेटा फेंक के मारना कि भाई ये लो डेटा इतना सारा जनधन का, इसका सबका उपयोग करके आप आंसर कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है, कितना पहुंच गया 2024 में 131.2 बिलियन हो गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण भी हुआ है। 312 से ज़्यादा योजनाओं में सरकार जो है वो डीबीटी का उपयोग करे। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था, खाता बाई खाता आता था, जिससे क्या हो जाता था, राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम 1 रुपया अगर केंद्र से भेजते हैं तो लोगों के पास में 20 पैसा पहुंचता है, यानी कि 80% तो रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है भ्रष्टाचार में। तो इस चीज़ को इसने ख़त्म कर दिया, बिचौलिए सारे गायब कर दिए, जिसको जो पैसा देना डायरेक्ट उसी के अकाउंट में पहुंचेगा, है ना। अगला देखिए क्या है, ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं दी गई है। ओवरड्राफ्ट के कारण कई सारे लोगों को सुविधा होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं है तो गरीब लोग इससे औपचारिक वित्तीय प्रणाली जो है उसमें शामिल रहते हैं और ऋण तक उनकी पहुंच हो जाती है। 10,000 रुपये भी उनके लिए मायने रखता है। आपके घर से आता होगा इतना तो पर मंथ। कम शून्य शेष वाले खाते, यदि PMJDY के तहत शून्य शेष वाले खातों की अनुमति है, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी केवल 8.4% खाते ही हैं जो शून्य शेष राशि है जिनमें, मतलब आप समझ रहे हैं, जिन्होंने खाते खुलवाए उन्होंने उसमें पैसे भी रखे। ऐसा नहीं है कि उसमें बैलेंस नहीं है। मात्र 8% यानी कि 92% से ज़्यादा जो खाते हैं, 91.6% जो खाते हैं वो बिल्कुल शानदार हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, उसमें कोई न्यूनतम राशि और इन सब जगह झंझट नहीं है। विश्व बैंक द्वारा भी प्रशंसा किया गया, जनधन आधार मोबाइल का खूब प्रशंसा किया गया। और कौन कौन सी पहले हैं भाई, तो नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, UPI जिसको कहा जाता है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, मुद्रा योजना भी है जो क्या बढ़ावा देती है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है। लघु वित्तीय बैंक और जनधन दर्शक ऐप, ये सब क्या करते हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, आंसर राइटिंग करके रख लीजिएगा इस पर, डेटा सहित, फैक्ट सहित। अब एक चीज़ मैंने नहीं पढ़ाया है, क्या है वो, चुनौतियाँ, वो आपको सोचना है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही शानदार सा है कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब और चलाओगे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर बनोगे होशियार, ऐसा ही कुछ न्यूज़ है। शानदार सा न्यूज़ है। क्या है न्यूज़, तो ये है कि यूपी गवर्नमेंट प्लान टू रिवॉर्ड डिजिटल इन्फ्लुएंसर ड्रॉप फ्लॉक। मतलब इसमें ये कहा गया है कि यूपी की गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर जो होते हैं आजकल प्रभावित करने वाले जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको कितना रुपया, सुनिएगा ध्यानपूर्वक से, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 8 लाख, इस हिसाब से उनको लाखों में पैसा देगी। किस लिए देगी, सरकार के जो स्कीम हैं, योजनाएं हैं, सरकार के जो भी चीज़ें हैं उसको प्रचार प्रसार करने के लिए इतना सारा पैसा दिया जाएगा। सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, उनके जो रीच होगा, उनका कंटेंट का ड्यूरेशन टाइम होगा, कहाँ तक रीच हुआ है, मतलब व्यूज़ के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। ये सरकारी प्रचार तंत्र को नए जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं उनसे जोड़ने का पहली बार किसी गवर्नमेंट ने सोचा है और शुरू भी कर दिया है। इसमें देखिए कहा गया है कि क्रिटिसिज्म भी हो रहा है गवर्नमेंट का, क्या पैसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जो आपने सुना है कि एक मीडिया है गोदी मीडिया, सरकार का समर्थन करती है, और एक है रोगी मीडिया जो सरकार का विरोध करती है हमेशा, है ना। राहुल गांधी की मीडिया रोगी मीडिया, मोदी जी की मीडिया गोदी मीडिया, दोनों का बात एक ही जैसा है, आपको दिखेगा ही कि बंगाल में हुआ है तो 2-4 मीडिया ग्रुप आपको ज़्यादा दिखेंगे, महाराष्ट्र में हुआ है तो 2-4 मीडिया ग्रुप आपको ज़्यादा दिखेंगे। कोई निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष तो केवल जनता ही रह गई है क्या। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए दरअसल में है क्या, वो न्यूज़ तंत्र कैसे काम करता है, तो सरकार ना भारी भरकम मात्रा में, जैसे भारत सरकार ने पिछले साल 8,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार तंत्र पर करीब में खर्चे किए हैं। तो 8,000 करोड़ रुपए किसको गए, न्यूज़पेपर में आप मोदी जी का ऐड देखते हैं या फिर टीवी पर देखते हैं योजनाओं का ऐड। योजना का ऐड करना ज़रूरी भी होता है, आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि लोगों तक हमें पहुंचाना है। तो नया माध्यम कौन सा हो सकता है, नया माध्यम हो सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
जिसका उपयोग सरकार भी करती है। आपने देखा होगा सरकार की सभी एजेंसियां लगभग में सोशल मीडिया पर आपको दिखेंगी, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, पीआईबी भी है, सभी जगहों पर है। लेकिन जो नया तंत्र बन रहा है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके अच्छी खासी संख्या में सब्सक्राइबर्स होते हैं, नाच गा के बेचारे इकट्ठे कर लेते हैं, उन लोगों के पास में काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो उनको सरकार अब पैसे देगी कि आप क्या कीजिए, मेरी योजनाओं का, स्कीम को आप प्रचारित प्रसारित कीजिए, ऐसा अभी बोला जा रहा है। इसको आप किस लिए ध्यान में रखेंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है, सोशल मीडिया और गवर्नेंस यानी कि राज व्यवस्था को सोशल मीडिया जो है वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, या सोशल मीडिया जो है वो गवर्नेंस में किस प्रकार से मदद कर सकता है, सरकारों को किस प्रकार से मदद पहुंचा सकता है, उसका एक शानदार उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। क्रिटिसिज्म तो लोग करेंगे ही, करना भी चाहिए, सरकार है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको निष्पक्षता के साथ एक पॉइंट समझाया है, उस पॉइंट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, क्या पूछ सकता है आपसे, सोशल मीडिया और गवर्नेंस। पिछली बार पूछा था एआई और विधायिका, बीपीएससी का सवाल है गुरु, कहाँ हो आप, एआई और विधायिका, बीपीएससी मेंस का सवाल है, GS1 पेपर का सवाल है, एआई का उपयोग विधायिका के कार्यों में किस प्रकार से किया गया है, ये पूछा गया है बीपीएससी मेंस का शॉर्ट आंसर में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, इसलिए इसको कृपया करके ध्यान में रखें। और यूपी गवर्नमेंट का आप उदाहरण दे सकते हैं, सही है गलत है मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता अभी, इतना जल्दी क्रिटिसाइज मैं क्यों करूंगा भाई, मेरा क्या काम, मैं न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका कि CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या कहा जाता है इसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, इसकी बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री महोदय ही करते हैं और उसमें 12 इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस 10 स्टेट इसको अनुमति दी गई है। इसको 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भी कहा जा रहा है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, 2014 में जनधन योजना लॉन्च की मोदी जी ने, आपको कितनी सारी अच्छी चीज़ें मैंने उसके बारे में बताई है। 15-16 के आसपास उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन भी लॉन्च किया था। आप मुझे किसी एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए जो वाकई स्मार्ट हो गया हो। बिहार का भागलपुर भी शामिल था, भागलपुर भी, और भी कई सारे शामिल थे। तो स्मार्ट सिटी योजना भी एक चली थी, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार कभी चली थी, अब पता नहीं कहाँ गई है। देखिए ये योजना जो है, जो आज के पेपर में आया, क्या नाम है, CCEA ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क। अब इंडस्ट्रियल पार्क क्या होते हैं गुरु, ध्यान से समझिएगा, इसका क्या महत्व हो सकता है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दरअसल में है ये प्लग एंड प्ले मॉडल। आप देखेंगे बिहार सरकार ने भी चलाया था इसको, प्लग एंड प्ले मॉडल। अब ये क्या होता है, हमने एक एरिया लिया, अगर आप नोएडा आए होंगे तो वहाँ पुराना जो सरकार का बनाया हुआ था तो वैसा ही था कुछ, एक बड़ा सा एरिया लिया, यहाँ पर सड़कें अच्छी कर दी, खूब अच्छी अच्छी सड़कें बना दी, यहाँ पर रहने के लिए जगहों का निर्माण कर दिया हमने, और यहाँ पर फैक्ट्री एरिया बड़ा बड़ा हमने बना दिया, जहाँ आप क्या कर सकते, बस आप अपना इक्विपमेंट लेकर सारा कुछ आ जाइए, यहाँ पर स्थापित कीजिए और यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, आपको और कुछ नहीं सोचना है। इसको क्या कहा जाता है, प्लग एंड प्ले मॉडल, ठीक है। यानी कि बाजार से सामान खरीद कर लाओ, और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे आप मान लीजिए फ्रिज लाते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ता, आप उसको बस बोर्ड में लगाओ और चालू कर दो, ऑन हो गया। लेकिन वहीं आप AC लाएंगे तो क्या होगा, उसका भारी भरकम सेटअप करवाना पड़ता है। इसी को प्लग एंड प्ले मॉडल समझाने के मैंने उदाहरण दिया है आपको कि हम इस सरकार क्या करती है, इस तरह से उस एरिया को डिजाइन करती है, बना देती है कि वहाँ पर कोई भी अगर अपना उद्योग स्थापित करना चाहे तो बस आए और प्रोडक्शन पर ध्यान दे, थोड़ा बहुत उसको काम करना पड़ेगा, बाकी प्रोडक्शन आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ पर डेवलप कर दिया जाता है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वगैरह के ध्यान पर रखा गया है कि 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 1 मिलियन डायरेक्ट और 3 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। 10 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे, 10 लाख और 30 लाख इनडायरेक्ट, यानी कि इससे संबद्ध क्षेत्रों के कारण से 30 लाख जॉब जो है इनडायरेक्ट क्रिएट होंगे। ऐसा भारत सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और अलग अलग मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उनका कहना है कि इतनी सारी जॉब क्रिएट होंगे। इसके लिए कई सारे राज्यों को चुना गया है देश के, जिसमें बिहार का गया भी शामिल है। यहाँ पर देखिए बिहार का गया भी शामिल है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार का गया, दीघी है महाराष्ट्र का, और भी कई सारे जगह है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कई सारे जगह है जहाँ पर इसको बनाया जाएगा। इसको कृपया करके ध्यान रखें। वाईजैक हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर बनाया जाएगा। इसको मैं ज़रा डिटेल में समझाता हूँ। इस योजना का अलग अलग सेक्टर को समझते हैं, क्या क्या इसका प्रावधान है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए आपका। ओके,
देखिए, पीआईबी से मैंने इसको उठाया है। पीआईबी से कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक नोड शहरों की मंजूरी दी है। सरकार ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 28,602 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं को हरी झंडी दी है और माना जा रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकता है। प्लग एंड प्ले, वर्क टू वर्क अवधारणाओं के साथ मांग से पहले विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब यहाँ पर इकोसिस्टम से, इकोलॉजी से मत जोड़िएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नई योजनाएं। ग्रीनफील्ड योजनाओं का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही नई योजना, किसी और योजना से पहले से चली आ रही कोई योजना का विस्तार नहीं, बल्कि ग्रीनफील्ड है, अभी लॉन्च ही किया गया है इसको। निवेश को बढ़ावा देने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के मजबूत टिकाऊ बुनियादी ढांचा का निर्माण किया जाएगा। विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल रखते हुए परियोजनाएं निवेशकों के लिए आवंटन के लिए तैयार भूमि के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को मजबूत करेगा, ऐसा मानना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का। भारत जल्द ही औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला पहनेगा, मतलब कि भारत में अलग अलग जगहों पर भव्य तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो गया यहाँ है, बेंगलोर यहाँ है, चेन्नई यहाँ है, विशाखापत्तनम यहाँ है, वाईजैक जिसको कहा जाता है, इन सभी जगहों पर निर्माण किया जाएगा। कृपया करके इसको ध्यान में रखें। देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 28,602 करोड़ रुपए का अनुमति निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है, तो ऐसे बोल रहे से अभी तुरंत हो जाएगा, चुटकी बजाय हो गया, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत आप इंफ्रास्ट्रक्चर न बना दोगे, वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने कौन आएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये होगी ना, पहले उनको भी तो आना पड़ेगा ना, उसके बाद धीरे 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 करके कोई चीज़ शुरू होता है। प्रयास तो अच्छा ही है, इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छे तरीके से होता है ये देखते हैं। इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें स्मार्ट सिटी मिशन में भी की गई थी। कहाँ गया वो मिशन आज भी पता नहीं है, खोजने पर भी नहीं पता चलेगा कहाँ गया। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ कि योजना बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल अच्छे मोटिव से शुरू किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है वो ज़रूर मायने रखता है, जिससे औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और क्या होगा आप सोच नहीं रहे हैं? जो विकास का क्षेत्रीय असंतुलन है, जैसे आप विकसित क्षेत्र आपको कहाँ पर दिखेंगे? औद्योगिक क्षेत्र तो इस एरिया में दिखते हैं, या इस एरिया में दिखते हैं, इस एरिया में दिखते हैं। आपको पूर्व के हिस्सा बिहार, बंगाल और झारखंड, इन एरिया में आपको औद्योगिक क्षेत्र उतने ज़्यादा नहीं मिलते। यहाँ से तभी तो माइग्रेंट सबसे ज़्यादा आते हैं अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, बम्बई में, कोलकाता में, चेन्नई में, सभी जगहों में भरे हुए दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि हमारे देश में विकास की अवधारणा जो है ये रीजनल रूप से इसमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, असमानता बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण से सरकार अब क्या कर रही है कि देश के सभी इलाकों में, अलग अलग इलाकों में क्षेत्रीय समानता को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। ओके, 10 राज्यों में फैले 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित ये परियोजनाएं भारत के विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण छलांग साबित होंगी। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड में खुरपिया, पंजाब में राजपुर पटियाला, देखिए ध्यानपूर्वक जगहों के नाम ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कौन सा? आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में ओरावकल, और कौन सा है ये जगह? आंध्र प्रदेश में 2 है, कोपरथी, राजस्थान में जोधपुर, पाली में स्थित होंगे। इन सभी जगहों पर बनाया जाएगा। कृपया करके इनको ध्यान रखें। क्या नॉर्थ ईस्ट का कोई जगह दिखा आपको? नॉर्थ ईस्ट का कोई जगह दिखा आपको? नहीं दिखा। मुख्य बातें क्या है? रणनीतिक विनिवेश, NICDP को बड़े एंकर उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के दोनों से निवेश की सुविधाएं प्रदान करने के लिए जीवंत औद्योगिक परिस्थिति तंत्र बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये औद्योगिक नोड 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। स्मार्ट शहर और आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा। स्मार्ट शहर का मतलब होता है आधुनिक बुनियादी ढांचा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सड़कें, बिजली, पानी, रहने की जगह, आवास, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब सरकार मुहैया करवा देगी। बस वहाँ पर आके आपको उद्योग बनाना है। पीएम गति शक्ति पर क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी होगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप परियोजना मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होगी, जिससे लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी, ऐसा PIB में लिखा हुआ है। इसको ध्यान रखें। विकसित भारत के विजन जो है, जिसमें 2047 तक में विकसित भारत बनाना है, उसको लेकर भी इसमें ध्यान रखा गया है। आर्थिक प्रभाव और रोजगार सृजन, मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मिलियन डायरेक्ट रोजगार और 3 मिलियन इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होगा। सतत विकास होगा। सतत विकास का मतलब इसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है।
NICDP के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की मंजूरी, भारत के वैश्विक विनिर्माण शक्ति को बढ़ाना। देखिए, देश में सेवा सेक्टर जो है, जिसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, इसी कारण से भारत में आपको जॉब कम दिखेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जॉब बहुत ज़्यादा देते हैं, कृषि सेक्टर जॉब बहुत ज़्यादा देते हैं। इकोनॉमी में जैसे जैसे आप ऊपर के क्षेत्रों में जाते जाएंगे, जैसे प्राथमिक जो क्षेत्र होता है कृषि, सबसे ज़्यादा जॉब, सेकेंडरी सेक्टर उससे कम जॉब, टर्सरी सेक्टर उससे भी कम जॉब, चतुर्थ सेक्टर जो होता है वो सबसे कम जॉब देता है। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो सेवा सेक्टर है उसका योगदान भले ही अर्थव्यवस्था में 60% ज़्यादा का है, लेकिन जॉब क्रिएशन में उसका योगदान बहुत ही कम है। कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था मात्र 17 से 18% का है, लेकिन जॉब क्रिएशन में 60% का उसका योगदान है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 22 या 23% के आसपास में उसका है, और उसका जॉब क्रिएशन में भी अच्छा खासा योगदान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज़्यादा मजबूत होगा, युवाओं को, देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी, ऐसा सरकार का मानना है। ऐसा ही अर्थव्यवस्था का भी चलन देखा गया है। इन नए प्रतिबंधों के अलावा NIDSP ने पहले की 4 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है, अन्य 4 वर्तमान में कार्यान्वयन का अधीन है, इसलिए सरकार अब इसको बढ़ावा देगी। 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया जाएगा देश में, जिसमें बिहार में गया है, यूपी में प्रयागराज, और एक जगह का नाम मैंने लिया था, इसको ज़रूर ध्यान रखिए। आज के वीडियो डिस्कशन में इतना ही टॉपिक था। जिस दिन कम टॉपिक रहेगा उस दिन कम पढ़ेंगे। कोई भी फैक्ट आपको पढ़ा दूँ वो आपका एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जो मुख्य टॉपिक होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। अगर आपको ग्रुप्स ज्वाइन करना हो तो ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा, लिखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। PT का भी अपना टेस्ट तो एंड हो चुका है, लेकिन टेस्ट के सारे वीडियो PDF अवेलेबल हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं ग्रुप में, आपको सारा कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, पहले के सारे टेस्ट, PDF, वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।